नमस्कार मित्रों। और फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। और हम लोग पढ़ने के क्रम में कल रिजर्वेशन टॉपिक को, जो कि एक आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, अपने आप में एक लंबा टॉपिक होता है, जिसको हम लोगों ने संभवतः कोशिश की कि उसके हर पहलुओं पे चर्चा करते हुए उसको कंप्लीट किया जाए, उसको पूर्ण किया जाए। और जितना भी वो हमारे लिए संभव हुआ, जिस लेवल पे मुझे लगा कि इतना ही एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा, मैंने उन चीज़ों को बिल्कुल विस्तार से डिस्कस किया। और हम लोग अब समानता के अधिकार में 2 आर्टिकल और बचे हुए हैं, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, मीन आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के प्रावधानों को देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। और आपके लेवल से जो प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो सजेशन आ रहा है, उससे एक चीज पता चल रही है मुझे कि मैं थोड़ा एग्जाम्पल ज्यादा दे रहा हूँ ना, तो ठीक है, उसको कम करने की कोशिश करूंगा मैं। एक फीडबैक कि मैं एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ। और एक आ रहा है कि मैं ना इस शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा करूँ, आपकी तरफ से यही आ रहा है। डेफिनेटली मैं इन चीज़ों को छोड़ दूंगा, ठीक है। ऐसा बिना एग्जाम्पल का समझाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ आई विल रिजॉल्व दैट ना, थोड़ा सा कम करूँगा। हाँ जी, जी हाँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक चीज है कि जैसे कि कोई भी चीज होती है ना, किसी भी चीज की स्टार्टिंग होती है तो मैं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हाँ, कुछ चीजें नहीं होती किसी के लिए, तो थोड़ा सा मैं बोला था कि मेरा ऑफलाइन एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैं ऑफलाइन पढ़ाया हूँ। हाँ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने में पहली बार आया था, 1 2 पहली बार पढ़ा भी रहा हूँ मैं 1 2। तो थोड़ी सी मैं बोल रहा था कि टेक्निकल तौर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप समझ सकते हो, पढ़ रहे हो तो, कि लैपटॉप के सामने बैठ के आपको बोलना है बस, नोबडी हियर, कोई आपको यहाँ सुन नहीं रहा। तो थोड़ी सी टेक्निकल लेवल पे और अपने आप के लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और मैं जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व दैट, उनको मैं दूर करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गवाए। और बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है जी। और हमारे संविधान की खूबसूरती तो आप पूछो ही मत, कितना खूबसूरत संविधान हमारे बनाया है। आर्टिकल 17, हमारे संविधान की खूबसूरती है, समझ सकते हो कितना खूबसूरत है हमारा संविधान। हमारे संविधान निर्माता उनके अंदर किस लेवल की सोच रही होगी, उनके अंदर कितनी नैतिकता थी। कि जो हम लोग पढ़ेंगे, जितना आप प्रेम्बल में देखे और फंडामेंटल राइट के तहत जब देख रहे हैं, आप कभी सोचिएगा कि क्या किस लेवल की थिंकिंग रही होगी उनकी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है। तो आर्टिकल 17 को देखते हैं कि इसमें सबसे पहली लाइन की अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा। में सिद्ध किया जाता है।
एवं अस्पृश्यता विधि के द्वारा दंडनीय अपराध है। ठीक, जैसे हमारे संविधान निर्माता अनुच्छेद 17 में ये प्रावधान करते हैं कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, हमारे संविधान में जैसे कि इस शब्द को दिया गया कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। तो किसी भी रूप में आचरण करना, व्यवहार करना, उसका किसी भी रूप में बिल्कुल निरपेक्ष है। मतलब ये जो आर्टिकल 17 इसका कोई अपवाद नहीं है, ये बिल्कुल निरपेक्ष अधिकार है। ठीक, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। जैसे कहानी है ना कि एक भीमराव अम्बेडकर की कहानी है कि कहीं जा रहे होते हैं, जैसे कि मतलब उनके पिता जॉब करते रहते हैं और वो थे, उनके भाई थे, और वो कहीं बैलगाड़ी से, छोटी बहुत लंबी कहानी है, मैं इतना मतलब थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो कहीं जा रहे हैं जब बैलगाड़ी से, तो जो बैलगाड़ी चालक होता है वो इनसे पूछ लेता है किस जाति के हो, तो बोलते हैं महार जाति के हो। और उस टाइम महार जाति को छूत मतलब अछूत जाति माना जाता था। ये हमारी सामाजिक रूढ़िवादियां हैं या सामाजिक कुरीतियां इसको बोल सकते हैं कि हमारे समाज की कुरीतियां थी या रूढ़िवादिता, अंधविश्वास हमारे पे इतना हावी था कि हम इन सब चीजों को भी व्यवहार में लाते थे। लेकिन जब संविधान बना तो उसमें अनुच्छेद 17 में पहली लाइन ही कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण क्या होगा, निषिद्ध होगा। और कोई व्यक्ति अगर अस्पृश्यता करता है तो उसका वो क्या होगा, विधि द्वारा, अस्पृश्यता विधि द्वारा दंडनीय अपराध होगी और इसका कोई अपवाद नहीं जी, यह निरपेक्ष अधिकार है। इसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक, और यह राज्य एवं निजी दोनों के विरुद्ध अपराध है। ठीक, मतलब कि राज्य के द्वारा तो आपके साथ छुआछूत किया नहीं जाएगा, और कोई निजी व्यक्ति भी अगर आपके साथ अस्पृश्यता या कोई भी छुआछूत अपने आचरण में लाता है तो आप उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाँ जी, सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। और जो ये अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, मतलब कि जो आर्टिकल 17 है निरपेक्ष अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। जैसे इस पे कोई युक्त प्रतिबंध नहीं है, जैसे हर चीज पे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन आर्टिकल 17 यही कहता है कि एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, और मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ, चाहे तो ये स्टेट हो, मतलब ये मतलब स्टेट और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट प्राप्त है। और अनडिजिबिलिटी पनिशेबल बाय लॉ, मतलब कि अस्पृश्यता विधि द्वारा दंडनीय अपराध होगी। लेकिन ये बताया गया कि अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगी, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया। जैसे कि संविधान में बस ये बता दिया कि ठीक है अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया गया था। जी हाँ, तो इसके लिए लिखिएगी, इसके लिए एक कानून बना था कि इसके लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम,
और इसी का 1976 में इस कानून का नाम बदल दिया गया था। ठीक है, 1976 में, मतलब अभी देख लेंगे इस प्रावधान को। तो क्या बोलते हैं इसको, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। पेन कभी कभी छोड़ने लगता है ना। ठीक, इसका नाम बदल गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक, और इसका नाम क्या कर दिया गया, जैसे कि ठीक है अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगी, लेकिन उसको संविधान ने परिभाषित नहीं किया है, संविधान निर्माताओं ने उसको परिभाषित नहीं किया कि हाँ क्या दंडनीय अपराध होगी। तो उसके लिए संसद आई, संसद सामने आती है और 1995 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 मतलब बनाती है। लेकिन उसके बाद इसी मतलब जो प्रावधान था उसी का 1976 में इसका नाम बदल क्या कर दिया जाता है, 1955 का जो कानून है उसका नाम 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया जाता है। ठीक है, और इस कानून के तहत लिखिए, इस कानून के तहत अस्पृश्यता का अर्थ अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव करना दंडनीय अपराध होगा। जैसे कि इस कानून के तहत मतलब अस्पृश्यता को परिभाषित करने की कोशिश की जाती है, और मतलब अस्पृश्यता का अर्थ होगा कि अनुसूचित जाति के किसी भी सदस्य, मतलब जो अनुसूचित जाति का कोई भी सदस्य, अगर उसके साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है, जैसे में क्या क्या भेदभाव किया जाता है, जैसे कि मतलब जैसे उसको कहीं जाति के आधार पे कहीं लांछित किया जाता है, उसको जाति के आधार पे कहीं अपमानित किया जाता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें, जो कि ये शब्द बिल्कुल असंवैधानिक है, हरिजन शब्द, इसको वो लेना अलाउ नहीं है, लेकिन पढ़ाने के दौरान ठीक है लेना पड़ जाता है कभी। तो ये शब्द जो कि बिल्कुल अलाउ नहीं है लेना। तो जैसे किसी को जाति के मतलब जाति को आधार बना के अगर हम किसी को अपमानित कर रहे हैं और ये तथ्यात्मक रूप से प्रूव हो जाता है, तो तथ्यात्मक रूप से अगर प्रूफ हो जाता है तो क्या होगा, इसके लिए दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए कोर्ट अभी देखेंगे उस प्रावधान को कि क्या इसके लिए दंड है, मतलब इसके लिए क्या प्रावधान है उनके लिए। या कहीं पे कोई सार्वजनिक चीज है, जैसे कि कोई भी सार्वजनिक है, जैसे सार्वजनिक कोई वाहन हो गया, जैसे टैक्सी चल रही है, ट्रेन है, बस है, मतलब उसमें मतलब अनुसूचित जाति के सदस्यों को उसमें बैठाने से आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, जैसे सार्वजनिक स्थल है, कोई मनोरंजन का स्थान है, या कोई पार्क है, या कोई होटल है, कोई भी चीज जो सार्वजनिक स्थल हो, वहां पे आप इनके प्रवेश को इस आधार पे नहीं रोक सकते हैं कभी भी कि अनुसूचित जाति के लोग हैं। जी हाँ, या मतलब जैसे कि आप इतिहास के आधार पे, धर्म के आधार पे, दर्शन के आधार पे, मतलब आप इसको उचित ठहराते हैं और इसको सही साबित की कोशिश करने, मतलब सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है जी, ये हमारे इतिहास के आधार पे सही था, हमारे इतिहास में अछूत जातियों को महत्ता दी जाती थी, या हमारे धर्म के आधार पे, या हमारे दर्शन के आधार पे, चाहे जिस आधार पे आप, या मतलब इन सब आधारों पे अगर आप अस्पृश्यता को सही ठहराते हैं तो जी वो गलत है, अब इसको ना बनाओ या ऐसा ना करो आप। ठीक, और जो एक कानून है ना, वो बस केवल अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए ही ये व्यवस्था करके देता है
केवल और केवल अनुसूचित जाति के वर्ग को ही। हाँ, आप ओबीसी से हैं जी, आप जनरल कैटेगरी के आते हैं, आप अनुसूचित जाति में नहीं आते, ठीक है, आपके लिए नहीं होगा। आपके लिए आर्टिकल 15 आएगा। आपके लिए आर्टिकल मतलब हाँ और भी आए, और भी प्रावधान वो आपके लिए आएंगे कि राज्य आपके साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया कर सकता। लेकिन यहाँ पे दूसरा प्रावधान है, लिखिए इसको कि जैसे उदाहरण में कि किसी को जाति के आधार पर अपमानित शब्द का प्रयोग करना। ठीक। दूसरा, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना। देन यह सार्वजनिक वाहन, टैक्सी, ट्रेन, बस में बैठने या बिठाने से इनकार करना। इतिहास, धर्म, दर्शन, परंपरा के आधार पर अस्पृश्यता को उचित बताना। और जो प्रावधान है ना वो केवल अनुसूचित जाति के लिए है। मतलब जाति को आधार बना भेदभाव करना। ठीक। हाँ, मतलब कि इस आधार पे अगर आप कोई भेदभाव करते हैं, जैसे कि अभी कोई आटा चक्की है, आटा चक्की पे अगर कोई अनुसूचित जाति का सदस्य अगर आपके यहाँ आटा है, आपके पास आटा चक्की अगर वो लेके जाता है कि हाँ जी मेरा आटा भी पीस दो, गेहूं मेरा भी पीस दो, अगर आप उसका गेहूं नहीं पीसोगे ना तो इस आधार पे कि अनुसूचित जाति का है वो, अगर जाति को आप बेस बनाते हो तो आपके खिलाफ बिल्कुल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, विधि के द्वारा। ठीक। लिखिए कि अगर हम किसी के साथ अगर पहली बार अस्पृश्यता करते हैं, ठीक है, जैसे अगर फर्स्ट टाइम है के साथ अगर पहली बार करते हैं, तो जैसे हम किसी के साथ जो आधार हम लोगों ने बताया, जैसे कि किसी के साथ अगर हम किसी भी अनुसूचित जाति के साथ अगर जाति को आधार बना के उसके साथ किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव करते हैं, तो सबसे पहली बार दंड का क्या प्रावधान है कि 1 माह से 6 माह तक की कैद या 100 रुपए से 500 रुपए तक जुर्माना। पहली बार ये न्याय, ये जज के विवेक पे निर्भर करता है कि आपको ये दे दे कि पहली बार आप करते हैं अगर, तो जैसे पहली बार किसी के साथ जाति के आधार पर अगर भेदभाव करते हैं, अगर अनुसूचित जाति का सदस्य है और उस अनुसूचित जाति के, आप याद रखिए कि बस ये अनुसूचित जाति के लिए ही उपयोग, मतलब उनके लिए ही ये रिलेवेंट है, उनपे भी उनके ऊपर ही ये अप्लाई होता है बस।
हाँ, और दूसरी बार अगर आप करते हैं ना तो भाई साहब बढ़ जाएगी, मतलब 6 मंथ से 1 साल तक। ठीक, इसमें जुर्माना हो जाएगा 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक। ठीक, अगर फिर वो तीसरी बार रिपीट करते हैं तो 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष कारावास, हाँ, या 500 से लेके 1000 तक रुपए तक का जुर्माना। मतलब ये तो मतलब उसके जज के विवेक पे निर्भर करता है कि आपको या तो ये दे दे 1 से 6 माह तक की जेल दे दे, या 6 माह से 1 साल तक की जेल दे दे, या 1 से 2 वर्ष की आपको जेल दे दे, या ये लगा दे 500 या 1000 तक जुर्माना लगा दे। यहाँ पे वो 300 जुर्माना लगा दे, यहाँ पे दूसरी बार में यहाँ पे वो 200 लगा दे, यहाँ पे 400 लगा दे, या पूरे 500 लगा दे। ये सारी चीजें जज के विवेक पे निर्भर करती हैं। हाँ, सारी चीजें जज के विवेक पे निर्भर होंगी। जैसे एक और सुधार आता है कि SC/ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। जी हाँ, लिखिए इसको भी। लिखिए कि 1989 में ST मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए एक प्रावधान आता है अत्याचार निवारण अधिनियम, और पार्लियामेंट इसको पास करती है। लिखिए 1989 में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम पारित किया गया। ठीक, ये क्या है? यह कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किए गए 22 कार्यों को अत्याचार मानता है और उन्हें दंडनीय अपराध बनाता है। जैसे में क्या हो सकते हैं, जैसे कि
जैसे मैं किसी के साथ बेगार करवाना, ठीक, वोट डालने के लिए दबाव करना, ठीक, आदि, या किसी का अपमान करना, किसी के साथ संबंध में बिगाड़ना। जैसे कि 1989 में 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण नियम पारित किया जाता है, और इसमें इस कानून में व्यवस्था की जाती है कि यह कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध किए गए 22 कार्यों को अत्याचार मानता है और उन्हें दंडनीय अपराध बनाता है। कि मतलब ये कानून अनुसूचित जाति SC ST के विरुद्ध किए गए 22 कार्यों को अत्याचार मानता है। 22 कार्य निर्धारित हैं, बस आप इतना ही जान लो। और उन्हें क्या करता है, दंडनीय अपराध, वैसे बेगार करवाना, किसी के साथ बलपूर्वक काम करवाना। भाई साहब शक्ति है आपके पास, आप किसी के साथ जबरदस्ती करवा रहे हो, जबरदस्ती अपना काम करवा रहे हो, अपने खेत में ले जाकर उसको जबरदस्ती काम करवा रहे हो। हाँ, बिना कुछ खिलाए पिलाए बेचारे को घाम धूप में पूरा, हाँ, पैसे भी नहीं दे रहे उसको, और उसे जबरदस्ती करवा रहे हो कि आपके पास बल ज्यादा है, आपके पास शक्ति ज्यादा है। तो ये ऐसे 22 कार्यों को चिन्हित करता है ये कानून की, ऐसे 22 कार्य अगर आप मतलब अनुसूचित जाति या मतलब SC और ST कम्युनिटी के विरुद्ध ये 22 कार्य मतलब अगर आप करवाते हैं उन्हें किसी भी बेस पे, तो क्या होगा, ये दंडनीय अपराध होगा। हाँ, 22 कार्यों को निर्दिष्ट किया गया। जी हाँ, और इसके लिए भी प्रावधान है, यही लिख लें इसको। इसके लिए आपको अगर उन 22 कार्यों को मतलब उन 22 जो 22 कार्य चिन्हित किए गए हैं, अगर उसके आधार पे आपको पढ़ा जाता है तो उसके लिए आपको 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा, 5 वर्ष की सजा। का प्रावधान सही भी है। और अभियुक्त की, जो व्यक्ति करेगा ऐसा, अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी होगी। ठीक, और इसी में आगे देखेंगे कि 2015 में फिर से इस कानून में संशोधन किया गया। 2015 में इस कानून में संशोधन किया गया। और जो ये अत्याचार थे ना, जैसे जो अत्याचार जो भी अपराध थे, इनकी संख्या 22 से 47 कर दी गई। और साथ ही ये भी प्रावधान किया गया कि ऐसे मामलों
के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन होगा। ठीक, मतलब इसमें बस यही किया गया कि वो जो अत्याचार थे, जो 22 अत्याचार जो निर्दिष्ट किए गए थे उनकी संख्या बढ़ा के 47 कर दी गई, और ये प्रावधान किया गया कि ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए, जैसे कि तुरंत निपटारा हो जाए जिन चीज़ों का, बिल्कुल तत्काल निर्णय हो जाए, उसके लिए किसी विशेष अदालत का या किसी मतलब उसके रूप से मतलब स्पेसिफिकली उसी के लिए कोई अदालत बनाई जाए। जी हाँ, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जैसे कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में ठीक है अपने आप में हर कानून का कहीं ना कहीं मिसयूज होने लगता है तो चीज़ें बिल्कुल वहाँ से एडवर्स हो जाती हैं। मतलब स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहाँ तक किसी और व्यक्ति की, किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित न हो। तो ठीक है, आपको कानून दिया गया, लेकिन अगर कानून का आप कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक बुरा प्रभाव हमारे समाज पे पड़ता है, हमारे देश पे पड़ता है। अगर आप किसी भी चीज़ का गलत फायदा उठा रहे हैं तो उससे सही चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। चीज़ों का सही रूप से सदुपयोग न करना, किसी भी कानून का सही रूप से सदुपयोग न करना, अगर आप उनका दुरुपयोग करते हैं, अगर आप कानून घेर में आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पूरे समाज पे जाता है, उससे सही लोगों को फायदा नहीं मिल पाता। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इस कानून को तो रद्द नहीं किया, लेकिन इसमें मतलब इसके कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। या सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत का निषेध किया। जी, लेकिन वही बात है भाई साहब, इसको संसद ने फिर से बहाल कर दिया है। हाँ, संसद इसको बहाल कर चुकी है अभी फिर से। सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि ठीक है, तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत पर निषेध किया जाता है। मतलब इसको लेके से जो इसमें 2015 में संशोधन किया गया, जो 22 थे इनको 47 कर दिया गया। इन आधारों पे अत्याचारों की संख्या क्या कर दी गई, 47। तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति जाकर चुनौती देता है, ठीक। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे कानून को तो रद्द नहीं किया, लेकिन इसमें जो तत्काल गिरफ्तारी की, उस व्यक्ति की तुरंत तत्काल गिरफ्तारी हो विशेष अदालत में से, वो तो ठीक है, मतलब होना भी चाहिए। तत्काल गिरफ्तारी और अग्रिम जमानत का क्या कर दिया, वो निषेध कर दिया। लेकिन संसद ने इसको क्या कर दिया, फिर से बहाल कर दिया। फिर अभी तक तो कोई निर्णय आया नहीं है, अभी लेटेस्ट निर्णय यही था, तो अपन नहीं जानते। ठीक, अब पढ़ेंगे आर्टिकल 18, आर्टिकल 18। एबोलिशन ऑफ टाइटल। जी हाँ, उपाधियों का अंत। इसमें क्या है, उपाधि का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधि किसको कहते हैं, लिखिए कि उपाधि से तात्पर्य ऐसी पद्धति से है जिसका प्रयोग कोई व्यक्ति
अपने नाम के आगे या पीछे करता है और उसे कोई विशेष अधिकार मिल जाता है। तो आर्टिकल 18 के संबंध में यही है कि उपाधियों का अंत किया जाता है, राज्य किसी को उपाधि नहीं देगा। जैसे कि एक उपाधि होती थी राय बहादुर, अंग्रेजों के जमाने में एक उपाधि राय बहादुर होती थी। तो राय बहादुर वो लोग होते थे, जैसे कि कहीं कहीं लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड, लेकिन राय बहादुर लोग काफी उनके मतलब बोले तो जैसे कि जो राय बहादुर लोग होते थे इंग्लिश टाइम में, कि जहाँ पे लिखा होता है इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड, मतलब कि भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पे कहीं न कहीं हमारे भारतीय समाज को अपमानित किया जाता था, लेकिन कुछ लोगों को उसमें जो इनके बिल्कुल मतलब इनके प्रति बिल्कुल निष्ठा थी अंग्रेजों की, ये अंग्रेजों के लिए बिल्कुल ईमानदार थे, तो उनको राय बहादुर करके बुलाया जाता था। वो बिल्कुल उनकी छावनी में जा सकते थे, मतलब वो कहीं जा सकते थे। तो ऐसी किसी भी प्रकार की जैसे कि तो आर्टिकल 18 में हमारे संविधान निर्माता यही प्रावधान करते हैं कि उन सारे उपाधियों का अंत किया जाता है, मतलब कि राज्य किसी को कोई उपाधि नहीं देगा। जी हाँ, लिखिए कि राज्य उपाधि नहीं देगा। लिखिए भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इसके सारे प्रावधान लिखते हैं कि भारत में लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति तो कोई विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के अनुमति से उसके जैसे यहाँ पे कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। जैसे किसी को कोई समाज कोई संस्था, जैसे समाज में किसी को कोई हम उपाधि दे सकते हैं। जैसे कोई समाज है या कोई गांव है, जैसे गांव में अगर हम किसी व्यक्ति को कोई उपाधि दे सकते हैं, कोई संस्था दे सकती है। लेकिन राज्य जो आर्टिकल 12 में हम लोग जो राज्य की परिभाषा पढ़े थे, मतलब राज्य किसी को उपाधि नहीं देगा। और जो भारतीय नागरिक होंगे किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे। जो भी भारतीय नागरिक होंगे वो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेंगे।
लेकिन अगर भारत में अगर कोई व्यक्ति, जैसे भारत में कोई विदेशी व्यक्ति है और वो भारत में लाभ का पद धारण किया है, तो विदेशी राज से उपाधि ले सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होगी, उससे राष्ट्रपति को अनुमति लेना पड़ेगा। जी हाँ, मतलब भारत में उपाधियां अवैध नहीं है, इसको समाज संस्था दे सकता है, लेकिन राज्य किसी को उपाधि नहीं देगा। जी हाँ, जैसे इसके लिए कुछ दो अपवाद भी इसके, कि जैसे अपवाद में इसके कि एक शैक्षिक उपाधि और एक सैनिक, जैसे परम वीर चक्र, और शैक्षिक में से किसी को पीएचडी करने के बाद क्या मिलता है, डॉक्टर। ठीक, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो पीएचडी किया है, उसकी शैक्षिक योग्यता है, तो उसके लिए वो मतलब उसके नाम के आगे सम्मान से या उपाधि का है, मतलब इसके दो अपवाद हैं कि उसके नाम के आगे डॉक्टर लगाया जा सकता है, लेकिन उसकी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए कि उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है कि वो पीएचडी किया हुआ है। और सैनिक, जैसे कि सैनिकों को कोई प्रोत्साहन देने के लिए, सैनिक, हमारे देश का सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान देता है जी, और वो रियल में वो देश की सेवा कर रहे हैं। हर स्तर पे कोई न कोई कर रहा है देश की सेवा, लेकिन वो अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके आते हैं देश के लिए। तो उनके लिए एक व्यवस्था की है परम चक्रवीर, और भी ऐसी उपाधियां ऐसे शैक्षिक उपाधियों में, परम सैनिक उपाधियों में, तो इसको मतलब अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। मतलब इसको उपाधि दी जा सकती है, मतलब इसको उपाधि कह सकते हैं, जैसे डॉक्टर की उपाधि, परमवीर चक्र की वजह बोल सकते हैं इसको। ठीक, जी हाँ। लिखिए कि 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री की शुरुआत की गई। जैसे कि भारत में एक भारत रत्न, किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे एक सम्मान है, कि एक सम्मान दिया जाता है, कोई उपाधि नहीं बोलते तो। जी हाँ, तो 1994 में इसकी मतलब भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री की शुरुआत की गई। कब? 1954 में। लेकिन जिस समय से इसकी शुरुआत है उस समय से इसका विरोध किया जाने लगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, समानता विरोधी है, ये विशेषाधिकार देता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक अपने आप में एक सम्मान है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी, और जब से इसकी शुरुआत की गई थी तब से इसका मतलब बिल्कुल मुखर तरीके से विरोध हो रहा था, और उस विरोध करने में जेबी कृपलानी बिल्कुल मुखर विरोधी थे। जी हाँ, और तो इसको बंद भी कर दिया गया था। कब? 1978 में, मतलब जनता सरकार इसको बंद कर दिया। मतलब पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न को क्या कर दिया? बंद कर दिया। लो, हैप्पी बर्थडे। एक गैर कानूनी सरकार थी। और अगेन जब 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आती है, इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस सरकार, इसको फिर से जारी करती है।
ठीक। 1954 में इसकी शुरुआत होती है, भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री की शुरुआत होती है। और बस इतना याद रखने वाली बात है कि और उसके बाद 1978 में जनता गवर्नमेंट आती है, गैर कांग्रेसी सरकार होती है और उसने इसको बंद कर दिया था। और 1980 में इसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको पुनः फिर से स्टार्ट कर दिया। चलो हाँ, एक केस होता है उसमें उससे और क्लियर हो जाएगा कि बालाजी राघवन केस 1996। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, एक तरफ लिख लो उपाधि, मतलब यह समानता विरोधी है, यह समानता विरोधी है। ठीक, इसका निहित स्वार्थ के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब ये आर्टिकल 18 का है, विरोधी है। ये सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है। और एक होता है सम्मान, मतलब उसमें बालाजी राघवन केस में बताता है उपाधि को और सम्मान को परिभाषित करता है सुप्रीम कोर्ट। इसका उद्देश्य सकारात्मक है। जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, मतलब यह क्या है, यह सम्मान है, यह उपाधि नहीं है। जैसे बालाजी राघवन केस होता है, जैसे 96 में सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जाती है बालाजी राघवन केस में, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है कि उपाधि को और सम्मान को बिल्कुल परिभाषित करता है और उसके पक्ष, मतलब वो उपाधि को डिसाइड करता है कि उपाधि क्या होगी और सम्मान को डिसाइड करता है कि सम्मान क्या होगा। तो उपाधि मतलब कहता है कि ये समानता विरोधी है। जैसे समानता, जैसे उपाधि अगर किसी व्यक्ति को दी जाएगी तो मतलब उपाधि का मतलब हम यही समझते हैं कि उपाधि किसी व्यक्ति के नाम के आगे पीछे लगाई जाती है और उससे व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं वो समानता विरोधी है। किसी व्यक्ति को अगर कोई विशेषाधिकार दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो समानता विरोधी है, पर कहीं ना कहीं क्या है, और इसका उपयोग कहीं पे निहित स्वार्थ के लिए किया जा सकता है। तो आर्टिकल 18 में हम लोग यही पढ़े थे कि राज्य किसी को उपाधि नहीं देगा और भारतीय नागरिक कोई विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तो बालाजी राघवन केस में यही समझाने की कोशिश की जाती है कि उपाधि समानता विरोधी है और इसका उपयोग किसी निहित स्वार्थ के लिए किया जा सकता है। और सम्मान को परिभाषित करता है कि सम्मान का उद्देश्य सकारात्मक है। जैसे किसी को भारत रत्न दिया जाता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा किया हो, कोई खेल के क्षेत्र में अच्छा किया हो तो उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, या भारत में कोई विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, समाज के लिए कोई बहुत अच्छा कार्य किया हो तो उसको भारत रत्न दिया जाता है। तो क्या उपाधि नहीं है, कहीं ना कहीं ये हर किसी को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ जी आप भी आओ, समाज के लिए आओ, देश के लिए आओ, आप देश के लिए राष्ट्रीय हित में बहुत अच्छा करो, आप देश के लिए अच्छा करो, आपको भारत रत्न मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा, पद्मश्री मिलेगा। तो ये उपाधि नहीं है, ये क्या है, सम्मान है अपने आप में। और ये सम्मान सकारात्मक है, ये सकारात्मक दृष्टि से दिया गया सम्मान है। इसका जो स्वरूप है नकारात्मक नहीं है, इसका स्वरूप क्या है, वो सकारात्मक है। जी हाँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और जो भी आई थिंक मेरे एंड पे जो कमियां हैं, मैं डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व दैट यार। और जो भी कमी आ रही है बिल्कुल आप अपना भाई, अपना मित्र समझ के बताएं और डेफिनेटली मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस टू यू। जो भी मेरे लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है ना, डेफिनेटली यू टेल मी। आप फीडबैक दो, कमेंट में आके लिखो आप कि हाँ ये प्रॉब्लम है सर,
और मैं उसको ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। और मेरी जिस स्तर में प्रॉब्लम है, जितनी भी कमी है ना, आप डेफिनेटली उसको बाहर लाओ। जी हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।